हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है, चैप्टर नंबर जो 5 है, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, इसे वन शॉट वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में भूल जाते हो। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, गणित और विज्ञान, जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चलिए, सबसे पहले देखो, इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमें आपको मिलेगी, वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा क्या है? बिंदु, पॉइंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। देखो, बिंदु हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाया मैंने बिंदु। आपको शायद दिख भी नहीं रहा हो, अगर आप जूम करेंगे तो दिखेंगे, देख सकते हैं ना। तो बिंदु क्या होता है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि बिंदु का एक भाग ए बी सी, या जैसे हम वर्ग बनाते हैं ना, लिखते हैं ए बी सी डी, बिंदु का ऐसा कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे रेखा की, लाइन की। ठीक है, तो ये क्या होती है? चौड़ाई रहित होती है। जैसे ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होगी। अगर ये पेन देख रहे हैं आप, तो इसकी ये चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये विड्थ है, चौड़ाई है। लेकिन जब हम रेखा खींचते हैं तो उस रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, उस रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जैसे एक रेखा बनाया आपने, सिरे बिंदु क्या है? एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब अगर रेखा की बात करेंगे ना, एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर मैं एक रेखा बोलूं तो इसमें अनंत बिंदु हैं, इसमें अनंत बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिला? एक रेखा मिला। ठीक है, तो एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, वही चीज यहाँ बोल रहे हैं। फिर बात कर रहा है पृष्ठ, सरफेस। वह है, सरफेस क्या होता है? जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर मैं आपको सरफेस करके दिखाऊं, जैसे मेरे पास ये किताब है, देख पा रहे किताब? तो ये किताब की क्या है? लंबाई देख पा रहे हो आप? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो जो भी किसी का पृष्ठ होता है, ठीक है, तो पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ में सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सरफेस, पृष्ठ कहलाता है, पृष्ठ होता है। कह रहे हैं पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं क्या होती है? एजेस होते हैं। जैसे यही किताब आपको डेमो पे दिखा रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं? इसकी ये देखो, यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसके किनारे हैं, एजेस हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। देखो, समतल मतलब समझ ही पा रहे हो, एकदम समान सपाट। जैसे ये है, इसका जो पृष्ठ है, ये जो यहाँ पे मैंने हाथ रखा है, ये क्या है? सपाट है, समतल है। तो इस पर मैं अगर मैं लाइन खींचूं तो अनगिनत लाइन इसके ऊपर मैं खींच सकता हूँ, उनका ये कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि समतल क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्लीज़ लिख लीजिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित। ठीक है, इन पर प्रश्न भी बनते हैं और एग्जाम में भी आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं। पहला अभिगृहित क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या है? वे वस्तु जो एक वस्तु के बराबर हो। ठीक है, एक वस्तु के बराबर हो तो वो क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इसका एग्जाम्पल, ये एक पेन है, ये एक पेन है, बराबर है, तो ये एक दूसरे के क्या होगी? बराबर होगी। जो पेन यही है ना, सेम क्वालिटी का, सेम तरीके से ये भी वही पेन है। ठीक है, सेम चीज तरीके से बना है, तो ये दिखने में बराबर है और ये एक्चुअल में क्या है? बराबर है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या है? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे देखो, इधर मैंने लिख दिया 2 और इधर भी मैंने लिखा 2, ये दोनों आपस में बराबर है। अब मैं इधर अगर एक जोड़ूं और इधर भी एक जोड़ूं, तो इधर भी जितना होगा उधर भी उतना ही होगा। यही चीज़ बोल रहा है, यदि बराबर हो, दोनों तरफ बराबर है, और दोनों और बराबर जोड़ा जाए तो जो हमें मिलेगा वो भी क्या होगा? दोनों तरफ बराबर ही होगा। समझ गए एग्जाम्पल से? नेक्स्ट उदाहरण क्या है हमारे पास?
यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। सेम चीज़ वही है, जैसे मैंने यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है, 4 में से 1 घटाया, 4 में से 1 घटाया, इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। जोड़ का जो सिस्टम है वही सिस्टम आपका घटाने का भी है। क्या बोल रहे हैं अगला, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। परस्पर संपाती हूँ, जैसे ये एक रेखा गई, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा संपाती, मतलब इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा गई, ये रेड कलर से बना रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अगर आपको समझाऊं, ये एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गई ऐसे, तो ये देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। जितने बिंदु इस रेखा में थे उतने ही बिंदु इस लाल वाले में भी हैं, तो सारे बिंदु समान हो गए। तो ये अगर रेखा है, इसी के ऊपर संपाती हमने और एक रेखा रख दी, तो ये दोनों इधर से और इधर से क्या है, समान है, यानी कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे एक वस्तु है, यहाँ से ए, यह बी, इसके बीचों बीच आधा सी है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए सी बराबर क्या होगा, सी भी होगा, ये कहना चाह रहा है हमसे। बताइए, जो अभिकृत मैंने आपको समझाया, बताया, कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभिधारणा पे आ जाते हैं। पहला अभिधारणा आपसे क्या बोल रहा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो अभिधारणा क्या बोल रहा है, एक बिंदु है हमारे पास, इस बिंदु का नाम मैंने ए ले लिया, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक दूसरा बिंदु मैंने यहाँ ले लिया बी, अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। ये क्या है, सीधी रेखा है, ठीक है। आगे ये अभिधारणा समझ में, क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, हमारे पास एक रेखा है जिसके दो बिंदुओं में दिए हुए, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इससे हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। यहाँ से एक ही बिंदु से जो जा रहा है, अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं इन दोनों बिंदुओं से, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जो इसी बिंदु से होता हुआ जा रहा होगा। ये हमारा दूसरा अभिकृत है। अगला क्या बोल रहे हैं, एक साथ टर्मिनेट लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या, देखो ये हमारी एक शांत रेखा है, यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु, ये हमारी शांत रेखा है, ठीक है। इस रेखा को हम आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं अनंत दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक भी, और यहाँ से आगे हम अनंत दूरी तक बढ़ाकर इस रेखा को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखो एक बिंदु हमने फिक्स किया, एक दूरी ली हमने, ये त्रिज्या हो गई, और इससे हमने यहाँ पर गोला बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त। इसे हम केंद्र कहेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वृत्त बनाना आता होगा ना, वृत्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है गोला प्रकार, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, और निप हम त्रिज्या लेते हैं, और ऐसे क्या करते हैं, घुमा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक समकोण बनाया, सभी समकोण चाहे छोटा बनाओ, एक छोटा बनाया मैंने, एक बड़ा बना देता हूँ। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो कोण तुम छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, सभी समकोण 90 अंश के होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। अगले प्रश्न में, अगले अभिधारणा में आ जाओ। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर
उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो योग दो समकोण से कम होता है। ठीक है, ये अगला अभिधारणा है। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली में। ठीक है, प्रश्नावली में सारे प्रश्न मैं लिख के ले आऊँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सारे थ्योरी हैं, इसीलिए क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी लिख के लाऊं ताकि आपका प्रॉपर नोट्स बन जाए, है ना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा जिसका नाम है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफिशियल, और हमारे प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है मैथमेटिकल एनालिसिस वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन सही नहीं, असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। सत्य सत्य बताना और कारण सहित बताना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये क्या असत्य है। देखो भाई, अगर हमारे पास एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, इससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं एक ही बिंदु से, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। आ गया, सिंपल, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये कथन क्या सही है गलत है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। देखो, अगर एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, अगर इसको मिलाएंगे तो हमारा एक ही रेखा बनेगा। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर अगर पूछते तो असंख्य बोलते, लेकिन दो बिंदुओं को लेकर बोला है, दो बिंदुओं से होकर नहीं बोला है। वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दो बिंदु को लेकर कितनी रेखाएं बना सकते हो आप, एक ही रेखा बना सकते हो, एक अद्वितीय, है ना। दो बिंदु से होकर कितनी रेखा खींच जा सकती है, तो आप बोलते हैं अनंत खींच सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, असत्य। ठीक, कारण नीचे मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये अभी हमने पढ़ा था, तो ये कथन सही है। हमारे पास अगर एक शांत रेखा है, यह है ए बी, एक शांत रेखा है, ठीक है, ए और बी बिंदु है। अब शांत रेखा को मैं आगे बढ़ा के लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो अनंत दूरी तक इधर आगे बढ़ा सकता हूँ, अनंत दूरी तक इधर भी आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये कथन क्या है, सही है, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। हमारे पास एक वृत्त है, ये जो वृत्त है और ये जो वृत्त है वो बराबर है। ठीक है, वृत्त ये वाला, ये भी जो वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त 1 मान लो और ये वृत्त 2 मान लो, चित्र मान लो, ये अगर बराबर है तो वृत्त में क्या, किस आधार पर हम वृत्त खींचते हैं, त्रिज्या के आधार पर। तो अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर कैपिटल आर मान लो तो ये बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी क्या होगा दोस्त, 5 ही सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त समान है, और वृत्त खींची जाती है त्रिज्या के आधार पर। अगर त्रिज्या समान होगी तो ही जाके वृत्त क्या होती है, समान हो पाएगी। तो कथन क्या है, सही है, क्योंकि अगर दो वृत्त बराबर हैं अर्थात उनका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। इसको हम शो भी कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर। दोनों की त्रिज्या क्या आ जाएगी, समान आ जाएंगी, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे त्रिज्याएं। अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्या बोल रहे, आकृति में दे रखी है, देख पा रहे हो, ए बी बराबर पी क्यू है। ये जो ए बी है पी क्यू के बराबर है, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो, अगर इसको मैं एक समीकरण मान लूँ, समीकरण नंबर 1, और इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लूँ, ठीक है, तुलना कर दूँ, समीकरण
1 तथा 2 से, ठीक है। पी क्यू ए बी के बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर, पी क्यू से पी क्यू हटा, क्या बचेगा दोस्तों, इधर से ए बी और इधर से एक्स वाई, ठीक है। तुलना कर दिया दोनों की, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, सत्य है कथन। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम आ जाते, कह रहे निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। समांतर रेखाएं, ठीक है, ये कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, अभी भी काम देगा, जीवन भर काम देगा। समांतर रेखा क्या होती है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सड़क हो, देखा है आपने, सड़क के दो किनारे कभी मिलते हैं ऐसे आके, नहीं, सड़क के किनारे दोनों हमेशा ऐसे ही जाते हैं, वो कभी आके ऐसे नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलते, ठीक है। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, इनके रेखा के जो बीच की अगर दूरी होती है, कहीं से भी ले लो, वो समान होती है। अगर दो रेखा है ना, तो दोनों रेखाओं की जो बीच की दूरी है, अगर इसको मान ले कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। दो रेखाओं के बीच की दूरी जब हमेशा समान रहती है, तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। सरल भाषा में, यदि दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कहीं पे जाके नहीं मिलेगी, ये आधी अधूरी परिभाषा है। उसके साथ ये लिख देना, अगर दो रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान रहती हैं, तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। जो मैंने बोला ना अभी, उसे आप कॉपी में आराम से लिख लेना, आसान भाषा है और सटीक परिभाषा है। लंब रेखाएं क्या होती हैं, देखो जब दो रेखाएं आपस में कटेंगी, एक रेखा ऐसी गई, एक रेखा ऐसी गई, इस रेखा ने इसको क्या किया, काट दिया बीचों बीच, कहीं से भी काटा, तो जब काटे और बन जाए 90 अंश का कोण, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं और उनके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, तो उनको हम कहते हैं लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। ये एक रेखा है, इस रेखा ने इसको 90 अंश पे प्रतिच्छेद किया, काटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, लंब रेखा कहेंगे। नेक्स्ट, रेखाखंड। रेखा का खंड होता है, जैसे देखो भाई, ये हमारी एक रेखा है, रेड कलर से मैंने बनाया है, ठीक है, बहुत लंबा जा रहा है उधर भी और इधर भी। यहाँ से मैंने एक टुकड़ा काट लिया और इस टुकड़े का नाम दे दिया ए बी, ठीक है। तो ये ए बी जो है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये रेखा का एक टुकड़ा है, रेखा का एक खंड है, ठीक है। ये रेखा का हमारा क्या हुआ, एक खंड हुआ। वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं। रेखाखंड में ना सिरे बिंदु होते हैं, ये हमारा सिरा बिंदु ए और बी है, ठीक है। ये ए क्या है, सिरा बिंदु, दोनों सिरों पे आपको सिरा बिंदु मिलेगा, यहां से भी सिरा बिंदु, दोनों तरफ आपको सिरा बिंदु मिलेगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त खींचने के लिए गोला प्रकार लेते हो आप, इसके अंदर पैसे डालते हो, एक दूरी फिक्स करते हो और उसको घुमाकर ऐसे घुमा देते हो, तो आपका क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो वृत्त बनाने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए। देखो ये हमारा वृत्त का क्या है, केंद्र है। केंद्र कहाँ से आएगा, यहाँ जब आप रखोगे ये केंद्र बनाता है, ऐसे रखा तो ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड, ये वृत्त है ना पूरा, तो ये वृत्त का क्या हुआ, केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। तो केंद्र से परिधि, ये परिधि कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को आर से क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, और रेडियस किससे स्टार्ट होता है, आर से, तो इसी वजह से इसको आर से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वर्ग क्या होता है, चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम वर्ग कहेंगे, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और प्रत्येक कोण हमारे कितने होते हैं, 90 डिग्री का होता है। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, और चारों कोण समान होंगे और चारों कोण 90 अंश के ही होंगे।
तो वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है जी, इतनी आसान परिभाषा है, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। जो अभिधारणा दे रखे हैं इन पे हमें विचार करना है। पहले अभिधारणा पे आ जाओ। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान होता है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। देखो, हमारे पास यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर हमारे पास बी बिंदु है। इसको हमने मिलाया तो हमें मिला एक रेखाखंड। तो इसके बीच में आप एक बिंदु सी ले सकते हो कहीं पे भी। यहाँ पर एक बिंदु सी ले लिया। ठीक है, अभिधारणा क्या है? ए और बी के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं है। कभी कभी ये कथन सही होगा, कभी कभी कथन गलत भी हो सकता है। जैसे मैंने ये ए बी बोला, ठीक है, जैसे मैंने आप फिर से आपको चित्र बना दिया, ये तो कथन मैंने सही रूप में दिखा दिया। इस कथन को आप गलत रूप में भी दिखा सकते हो। जैसे ए और बी मेरे यहीं पे आ गए और सी मेरा यहाँ पर है। रेखा को मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ सी लिख दिया। तो ए और बी के बीच में आया सी? नहीं है, सी तो बाहर है। तो ये कथन कभी कभी सही होगा, कहीं कभी गलत होगा, पूरी तरीके से सही नहीं है। तो वही चीज़ लिखा है मैंने, अभिधारणा एक में ए और बी के बीच पूर्णतः परिभाषित नहीं है। ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, लेकिन ये यूक्लिड अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। ये निम्नलिखित अभिरोधों पर अभिधारणित है। ठीक है, ये आप मान लोगे, आपको लिख के दिखा दिया। सेकंड में आ जाओ। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखो, अगर हम 2 बिंदुओं की बात करें, एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, ए और ये बी है, तो ये रेखा पर स्थित होती है। यदि केवल 2 बिंदु हो तो उन्हें हमेशा केवल एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख ना हो। ठीक है, जो संरेख ना हो। संरेख क्या होता है? संरेख का मतलब होता है सभी बिंदु एक ही तल में होना, उसे हम संरेख कहते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, और ये शानदार और आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे प्रूफ भी है, मैं आपको डिटेल में करा दूंगा। कह रहे हैं यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है। देखो प्रश्न में क्या बोला है, ए और बी के बीच। यहाँ पर ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, और यहाँ पर सी ऐसा बिंदु है, ठीक है, कि ए सी बराबर बी सी है। ए और बी के बीच एक बिंदु सी है, एक बिंदु यहाँ पर सी है। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है कि ए सी बराबर बी सी है। ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी ए बी के बराबर होगा। ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, ए सी किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। तो ए सी ए बी के बराबर नहीं, ए सी ए बी का आधा होगा। ठीक है, ये सही है पूरा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ए बी के बट्टे में 2 आएगा। ठीक है, ए बी के बट्टे में 2 आएगा। ठीक है, तो ये चित्र मैंने बना दिया। चित्र ऐसे ही बनेगा जो मैंने बनाया। सबसे पहले हमें जो दिया है ए सी बराबर बी सी, ये हमें दिया है, ये हमने लिख दिया। ए सी बराबर क्या दे रखा है? बी सी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ए सी आप देख रहे हो ना, मैंने इधर भी ए सी जोड़ा है और मैंने इधर भी ए सी जोड़ा है, दोनों तरफ ए सी जोड़ा है। अगर अभिगृहित लगा दिया ना, यूक्लिड अभिगृहित, कि अगर हम दोनों अगर 2 चीज़ बराबर है, जैसे ए सी बराबर बी सी है, ये ए सी है, ये बी सी है, इधर भी जो चीज़ जोड़ रहा हूँ मैं, इधर भी वही चीज़ जोड़ रहा हूँ, तो ये चीज़ें हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। अच्छा, ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा? 2AC। और ए सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? ए सी प्लस बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर। ठीक है, ये जो 2 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। और ये चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको, चित्र बना के दिखाने के लिए बोला है ना। आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, तो ये चित्र आप बना दोगे।
ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है, ठीक है, ए बी और यहाँ पर सी था, ये हमारा क्या था, बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करता है, इसको दो हिस्सों में बांट देता है, ए सी बराबर सी बी, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, कि एक रेखाखंड का ना एक ही मध्य बिंदु होता है, कोई दूसरा नहीं होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, अब हमें जब भी ऐसा होता है तो हम उल्टा मान लेते हैं और फिर उसको गलत दिखाते हैं ऐसे प्रश्नों में, ठीक है। मेथड क्या करेंगे, हम बोलेंगे यदि संभव हो, तो मैंने क्या बोल दिया कि इसके एक नहीं दो मध्य बिंदु, डी भी मध्य बिंदु है इसका, मैंने मान लिया हमने कि इसके एक नहीं दो मध्य बिंदु है, माना सी और डी रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु है, सी भी मध्य बिंदु है, डी भी मध्य बिंदु है, किसका, ए बी का, और हमें दिखाना क्या है, सी ही इकलौता मध्य बिंदु है, ठीक है। अभी आपने देखो, अगर सी मध्य बिंदु है तो क्या करेगा, जो ए सी होगा इस ए बी का क्या होगा, आधा होगा, ए सी क्या होगा, ए बी का आधा होगा, और अगर डी मध्य बिंदु है तो ये जो ए डी है वो ए बी का क्या होगा, आधा होगा। देखो अभी आपने प्रूफ किया ना यहाँ पर, देखो अगर सी मध्य बिंदु था तो ए सी को आपने क्या दिखाया था, ए बी का आधा दिखाया था। मध्य बिंदु क्या करता है, इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है, तो ए सी क्या हो जाएगा, इस ए बी का आधा हो जाएगा। तो अगर आपने सी मध्य बिंदु लिया है तो ये ए सी क्या होगा, ए बी का आधा, और अगर आपने डी को मध्य बिंदु माना तो क्या होगा, ए डी क्या होगा, ए बी का आधा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, आगे लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करना है, ठीक है। तुलना करोगे, ए बी बट्टा 2 इधर भी है, ए बी बट्टा 2 इधर है, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी, ए सी बराबर ए डी। क्या आप चित्र में देखो, आप खुद चित्र में देखो, क्या ये जो ए सी है और ये जो ए डी है ये दूरी में बराबर है, क्या ये दूरी में बराबर है, नहीं है, क्योंकि चित्र में देख रहे हो ये इधर इधर है, ये दूर है, तो चित्र के अनुसार तो ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूरी बराबर आ चुकी है और हमने दो अलग अलग बिंदु हैं, अगर ये दूरी बराबर है तो बिंदु अलग नहीं हो सकती, सी और डी अलग नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि अगर दूरी बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हम अलग अलग बिंदु बोल रहे हैं वो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है, इसीलिए ये दूरी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बोलेंगे, ठीक है, परंतु यह तभी संभव है जब सी और डी संपाती हो, सी और डी एक ही बिंदु है, ऐसे लिखना। अतः सी एक अद्वितीय मध्य बिंदु है, अर्थात सी सिर्फ इकलौता मध्य बिंदु होगा, ऐसे आम भाषा में लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या बोल रहे हैं, आकृति में ए सी बराबर बी डी है, ये जो ए सी है और ये जो बी डी है वो आपस में बराबर है, ठीक है, आकृति दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है वो आपस में बराबर है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या क्या किया हुआ है, हमें ए सी बराबर बी डी ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मुझे ए बी दिखाना ना, ए सी में से मैं अगर बी सी को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी, और अगर बी डी में से मैं बी सी को हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सी डी। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ से इस बी सी को इधर से भी घटाऊंगा और इधर से भी क्या करूँगा, घटा दूंगा, दोनों तरफ से बी सी घटाने पर। तो ए सी में से जब इस बी सी को घटाओगे तो क्या मिलेगा, ए बी, और इस बी डी में से जब बी सी घटा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सी डी। यही तो तुम्हें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, इतना आसान प्रश्न था, आराम से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे यूक्लिड की अभिगृतों की सूची में दिया हुआ अभिगृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है।
देखो अभिग्रहित 5 क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो समकोण वाला हिस्सा था वो अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इस भाग जो पूरे भाग का अंश है परिमाण में पूरे से अधिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ आप लिख दोगे और ये प्रश्न आपका पूरा बन जाएगा। ये स्टेटमेंट थ्योरी वाला है तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा स्टेटमेंट, और तभी आप चीज़ों को लिख पाओगे, कर पाओगे। ठीक, बाकी जो नॉर्मल न्यूमेरिकल थे वो तो मैंने आपको करा दिया। तो इस वन शॉट वीडियो में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। हमने इसको नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर किया है। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।